आपको होमवर्क शायद बहुत लेट मिला होगा सुबह में, क्योंकि हो गया था। चलें, बेहतरीन, ठीक है, ठीक हो गया ना, चलो गुड, बेहतरीन है। असल में वो ट्रैवल कर रहा था तो मैंने उसको कहा कि भाई कुछ भी करके भेजो, तो वो बस से उतर के उसने बना के भेजा आपको। तो खैर एनीवेज भेजना था तो कभी कभी आगे पीछे हो जाएगा, वह वैसे टाइमली मिला करेगा आपको। चलें ओके, हमने सो फार अब तक जो डेट सिक्योरिटी है उसके कितने मॉडल देख लिए? दो, एक अमोर्टाइज कॉस्ट और एक फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। अच्छा, व्हेनेवर आई आस्क यू दैट व्हेन वी आर गोइंग टू कीप आवर सिक्योरिटी एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, तो आप बोलेंगे होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल बट विल सेल इफ प्राइसेस आर, यानी अगर मेरे प्राइसेस फेवरेबल होंगे, मुझे लगेगा तो मैं बेच दूंगा, पर प्राइमरीली मेरा मकसद ये है कि मैं सूद और प्रिंसिपल वापस लेके आऊंगा, दैट्स इट। उसमें की एलिमेंट जो था ना मजे का, वो ये था कि अपने कॉन्ट्रैक्ट को अलग चलाना है और फेयर वैल्यूएशन को, तो हमने दोनों को अलग अलग रखा था ताकि हम अकॉर्डिंगली उसको देख के ले चलें। सही है। अच्छा, अब हमारा एक मॉडल रह गया जिसका नाम है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। अच्छा, आप फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे तब आते हैं जब आप कहते हैं कि मेरा मकसद हेल्ड फॉर सेल है, तो इसके अंदर होल्ड टू कलेक्ट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हो ही नहीं सकता। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, इस बात को समझें। इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, वो तो मिलेगा, पर मैं कभी भी इसको बेच सकता हूं। तो मेरी नीयत ये नहीं है कि मैं आखिर तक से सूद कमाऊंगा और प्रिंसिपल लेके घर निकल जाऊंगा। इसका मतलब ये है कि मैं कभी भी इसको कैसे भी बेच सकता हूं, नियत कैपिटल गेन की है। तो इसीलिए मुझे मॉडल कौन सा बोलने को रखा गया? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। तो पहले बताओ तीनों मॉडल्स में फर्क समझ आ जाता है? क्लियर है? ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्मेशन दे दो जल्दी से। नहीं, तो प्रीमियम वहां पे भी पता था, फेस वैल्यू के ऊपर जो भी होता है वो क्या होता है? प्रीमियम। वैसे ही पर वहां पे सिर्फ ये फर्क होता है कि वहां पे कोई स्पेसिफाइड टर्म नहीं होती ना, ये टेन्योर नहीं होता, तो वहां पे अमोर्टाइजेशन का कॉन्सेप्ट कभी आता ही नहीं है। तो चाहे शेयर्स में फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई हो, पीएनएल हो, अमोर्टाइजेशन कुछ भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो फिक्स डेफिनेट पीरियड के लिए होता ही नहीं है। जबकि डेट सिक्योरिटीज क्या होती हैं? फिक्स डेफिनेट पीरियड के लिए होती है। तो यहाँ पे अमोर्टाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है और इक्विटी सिक्योरिटीज में अमोर्टाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आता। तो ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल क्लियर होना चाहिए पहले दिन से ही। सही है, चलें ओके। अब हम सीख लेते हैं फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। यानी हम ये कह रहे हैं कि एक ये क्वेश्चन है आपके सामने जिसको मैं अभी सॉल्व करूंगा फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल से, आपको कंपैरेटिवली इसकी अकाउंटिंग बाकियों के मुकाबले में बहुत ज्यादा आसान लगेगी। कैसे, आओ सिखाता हूं। हमने कहा कंपनी ने एक्वायर किए कितने बॉन्ड्स? 10,000 बॉन्ड्स, ये आ गए। अच्छा, 10,000 बॉन्ड एक्वायर किए हैं और एक बॉन्ड कितने का है? 28 का, जिसके ऊपर मैंने प्रीमियम कितना दिया है? सही है, और जनवरी 1 को खरीदा है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की है कितने की? और रिडम्पशन इसकी है 2022 में। तो अच्छा, हमने इसको खरीदा कब है? 2000, तो 20, 21 और 22, 3 सालों की बात हो रही है। चलें, अब अगर वैसे ही यहाँ पे एनालिसिस बनाए जाएं तो आप मुझे ये बात समझा पाते हैं कि अगर मैं यहाँ पे फेस वैल्यू रखूं, तो पहले तो हम अगर एक एक लेके चलें, 28। अच्छा, फिर आपने कहा प्रीमियम आपने पे किया है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी फेयर वैल्यू 30 है। इस सवाल में आपको ऑल टुगेदर हमने एक और चीज बताई हुई है कि 2,000 रुपए की ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। कैन यू प्लीज डिवाइड दिस 2,000 विथ 10,000? कितना था? 0.2। तो आपने कहा ये आ गई आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो ये आ गया 30.2। पहले बता दो यहां तक बात क्लियर है? ये 0.2 ऐसे निकाला कि मैंने उस 2,000 रुपए को 10,000 से डिवाइड कर दिया, तो हमने कहा भाई ये कुल मिला के 20% बनता है, यानी 0.2। चलें, अब अगर मैं इसको नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमने कहा सर नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हमारे कितने हैं? 10,000। वैसे ही थोड़ा सा मेरे को अच्छा लग रहा था अलग अलग करना, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा अलग अलग किया है। ओवरऑल कर सकते हैं, इसमें एक चीज़ बतानी है, तो मैंने कहा थोड़ा सा सुंदर लगेगा इसको अलग करके करेंगे तो सही है। चलो, हमने कहा ये 10-10 हो गया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अलग अलग हम वो एक साथ भी कर सकते हैं, सुंदर लग रहा है, सही है। इधर
चलें अब मुझे बताएं ये आ गया कितना भाई 280। ओके तो हमने कहा 20,000, ये हो गया 3 लाख। अच्छा और ये कितना हो गया 2,000, ये आ गया हिसाब किताब। सही है, अलग अलग लेके चले, लॉजिकली समझे। अभी तो यहाँ तक अभी तक अकाउंटिंग शुरू नहीं की। सबसे पहले इस वाले केस में देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, IRR कितना है। अच्छा अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। इग्नोर रीजन। डू यू नीड टू कीप दिस इन्वेस्टमेंट टिल मैच्योरिटी? आपका मॉडल होल्ड टू कलेक्ट एंड कुछ है नहीं, या होल्ड टू सेल है? इस मॉडल में सबसे प्यारी बात यह है, वो कहता है आपको कुछ अमोर्टाइज ही नहीं करना। तो वाई यू विल कैलकुलेट IRR? सबका सब डे वन पे क्या हो जाएगा, एक्सपेंस आउट। तो गेम सब पीएनएल में जाएगा। तो देखो ये बेसिक फर्क है। अच्छा देखो इससे पहले जो फेयर वैल्यू थ्रू OCI किया था ना, उसमें मैंने कैपिटलाइज किया था, क्योंकि वहां पे मकसद था होल्ड टू कलेक्ट, सोली प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, अमोर्टाइज भी करना था। क्योंकि वो तो मैं सोचा था अगर फायदा हुआ तो बेचूंगा, अदरवाइज तो मकसद अमोर्टाइजेशन ही था। इस केस के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि मैं आखिर तक रहूंगा, मैं तो कभी भी बेच सकता हूं। तो वो कंपनी बेवकूफ थोड़ी ना कि हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए IRR निकालती फिरेगी, फिर इतनी कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग करेगी, फिर अमोर्टाइज, फिर अकाउंटिंग, फिर अमोर्टाइज, फिर अकाउंटिंग। ये मना है, कंपनी पागल हो जाएगी इसमें। तो इसलिए कहा गया आप सिंपल अकाउंटिंग करें, आपको कोई IRR बेस अकाउंटिंग करने की नीड नहीं। अच्छा IRR का तो मतलब ये होता है ना कि फ्यूचर में एक्सपेंस होने वाली कॉस्ट को मैं एम्बेड कर दूं। तो यहाँ पे तो मैं अगले दिन बेच सकता हूँ। तो मैं क्यों बेवकूफ़ी करूं कि मैं 3 सालों का IRR निकालूं, उस पर अकाउंटिंग करूं? मैं तो कभी भी बेच सकता हूं। यहाँ पे अमोर्टाइजेशन करने की कोई नीड नहीं है। इससे पहले 2 केसेस में थी जो हमने की। पहले बताओ ऑनलाइन वालों बात समझ आती है? बेसिक बुनियादी फर्क जल्दी से, ताकि आगे लेके चलें। बिल्कुल बेसिक बात की है, चलें बेहतरीन है। अच्छा अब हमने कहा अब हम इसको ये कर रहे हैं, क्योंकि उसे इसे अब सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम इसको फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल से करेंगे। चलें अब हमने कहा कि यार इन्वेस्टमेंट को हमने डेबिट कर लिया 3 लाख रुपए से। नहीं 2000 से एक्सपेंस आउट हो गई, कैश हमारे पास से कितना चला गया? तो वो मैंने अलग अलग किया इसलिए था, मैंने कहा देखो यार मुझे तो 30 रुपये फेयर वैल्यू पे कैपिटलाइज करना है, बाकी जो 2000 मेरी जेब से गए वो तो एक्सपेंस आउट है, मुझे उसको कोई अमोर्टाइज करने की नीड नहीं है। अच्छा रह गया प्रीमियम। प्रीमियम आपकी कॉस्ट का पार्ट है, क्योंकि जब आप खरीदोगे वो तो ये नहीं कह सकते ना कि ये नहीं दिया। ट्रांजैक्शन कॉस्ट सीधी सीधी कहाँ जाएगी? एक्सपेंस आउट हो जाएगी। अब देखें, अच्छा ये बात भी तय हो चुकी है हमारे बीच में कि हम कुछ भी अमोर्टाइज नहीं करेंगे, हम कभी भी बेच सकते हैं। और अब तुम्हें याद होगा कि चाहे मैं बेचूं या ना बेचूं, चाहे मैं बेचूं या ना, नियत होनी चाहिए। तो अब तुम वो तो नहीं भूलोगे ना, पक्की बात है। चलो ओके, यानी अब हमें करना ही है कि हमें, तो ये शुरू से ही कह रहा था भाई, कल मैंने आखिरी में आके कहा था, शुरू से ही कह रहा था, मैं शुरू से ही कह रहा था कि अकाउंटिंग किस बेस पे करनी है? नियत की बेस पे। तो अब यहाँ पे नियत ये है मैं कभी भी बेचूंगा, पर अगर नहीं बेचा इंटेंशन के हिसाब से होगी। क्लियर है? तो अभी हम उस पर स्ट्रिक्ट नहीं, इस पर नहीं बहस होगी कि भाई सर क्यों नहीं बेचा, तो अकाउंटिंग कैसे सिखाऊंगा आगे कि नहीं बेचूंगा? तो बेच दूंगा तो अकाउंटिंग यही क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो फिर उसके लिए हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि इसकी नीयत है बड़ी, ये बेच नहीं रहा, तो वो आगे तक लेके जा रहा है। क्लियर है? चलें ओके। अब हमने कहा कि सर यहाँ पे पहले दिन के बाद हम एक शेड्यूल बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे ओपनिंग, कैश और क्लोजिंग। अच्छा ये हमने ओपनिंग कर दिया कितना भाई? 3 लाख रुपए। सिंपल कैपिटलाइजेशन तो इस पे ही हुई है ना, 3 लाख रुपए पे। अच्छा ये हिसाब किताब हो गया। अब IRR तो सर आपने कह दिया, आपने कटा दिया, इसका कोई काम जिंदगी में
नहीं है। अच्छा, ये इस वाले मॉडल में वो कहता है कि सिंपल आप इंटरेस्ट बुक करें एट इशूअर रेट। अच्छा, अभी हम देख लेते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इशूअर रेट कितना है? 10%। अच्छा, आप सिंपल एक काम करें, यहां पे लगा दें, इसके ऊपर नहीं बल्कि फेस वैल्यू के ऊपर। इसका 10% कितना बनता है? 28,000। आपने कहा मैंने 28,000 रुपये का इंटरेस्ट बुक किया और 28,000 रुपये ही मुझे मिलेंगे, तो क्लोजिंग अल्लाह की कसम वापस से इसमें ये प्लस करो वो माइनस करो वहीं आ जाओगे। अच्छा, ये इसलिए होता है ना क्योंकि आपको कुछ अमोटाइज नहीं करना। प्रीमियम पे तो रिटर्न देता ही नहीं है, और प्रीमियम को अमोटाइज करना ही नहीं है, समझाने के लिए। अब आगे फेयर वैल्यू भी तो आएगी, क्लियर है? देखो, नहीं नहीं नहीं, सेम नहीं रहेगा। अभी देखो यहाँ पे आया, अब मैंने यहाँ पे फेयर वैल्यू लिखी, अब मैं गया ऊपर, देखो पहले दिन की फेयर वैल्यू यही थी, अब कितनी हो चुकी है? 299। एक मिनट बस, मुझे बताओ क्या मुझे फ़ायदा है नुकसान है? अच्छा, अब मेरा नुकसान है, तो मैंने कहा कि भाई मैं यहाँ पे बुक करूँगा गेन या लॉस। अच्छा, कितने का नुकसान है? 1,000 रुपये का, ये नुकसान आ गया। अच्छा, अब कहने का मकसद ये है कि सर देखें, ये जो 3 लाख रुपए के अंदर मेरा 20,000 रुपये का प्रीमियम है, ये मैं अमोटाइज नहीं कर सकता। रीज़न बताता हूँ, मुझे टर्म ही नहीं पता किस टर्म पे अमोटाइज करूँ। लॉजिक है ना भाई, मुझे टर्म ही नहीं पता तो मैं कैसे निकालूं? तो वो कहता है कि आप ऑल टुगेदर उसको सिंपल कैपिटलाइज कर लें, सूद नॉर्मल बुक करें, प्रीमियम ऊपर नीचे फेयर वैल्यू के हिसाब से खुद होता रहेगा। वैल्यू ऊपर जाएगी तो गेन बुक कर लेना, नीचे आएगी तो लॉस बुक कर लेना, क्योंकि आपको कभी नहीं पता किसी लम्हे आप बेच दोगे इसको। तो यू डोंट नीड टू गो इनटू द कॉम्प्लेक्स थिंग कि आप उसको अमोटाइज कर रहे हो। भाई प्रीमियम है, माना, पे किया हुआ है, कैपिटलाइज किया हुआ है, मैंने इसको कैपिटलाइज किया, इंटरेस्ट नॉर्मल बुक किया। मैंने आपको पहले ही बता दिया शुरू में आते ही कि इसमें कुछ भी अमोटाइज नहीं होगा। आपसे कोई पूछे क्यों नहीं होगा, आप बोलो भाई टर्म तो बताओ, मैं किस टर्म पे करूं, मैं कब बेचूंगा, मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने इसको रखा हुआ है हेल्ड फॉर सेल। कल बेच दूं, परसों बेच दूं, किसी दिन भी बेच दूं, तो मैं अमोटाइजेशन का पीरियड कैसे निकालूं? उसके लिए आपको कहा गया कि यू डोंट नीड टू अमोटाइज एनीथिंग इन फेयर वैल्यू थ्रू P&L। सिर्फ आपको ये बात पता है बखूबी, 3 लाख रुपए में 280 फेस वैल्यू है, 20,000 क्या है? प्रीमियम है। तो मैंने कहा भाई प्रीमियम में अमोटाइज नहीं कर रहा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो वैसे ही एक्सपेंस आउट कर चुका हूं, पर आपने पैसे तो दिए थे ना उसके, तो आपने कहा सही है दिए हुए थे, तो मेरे आखिर में वैल्यू भी 3 लाख बची हुई थी, और मैंने कहा मार्केट में कितनी चल रही है वैल्यू? 299। तो 299 पे आने के लिए 1,000 रुपये का प्रीमियम है वो एक्सपेंस आउट हो गया जी। नहीं, तो देखो ये तो हमने कल की क्लास में सीखा था, वो तो अभी भी कह रहा 3 साल के लिए हैं, तो क्या मैं 3 साल रखूंगा? नहीं 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 नहीं, वेरी रॉन्ग, मैंने आपको कल सिखाया था। अब ये बहुत बात वापस से मिक्स कर गए, 1 मिनट, मैंने कल बड़ा इतनी बड़ी एग्जांपल दी थी, मैं इशूअर के पास थोड़ी ना, मैं तो किसी और को भी बेच सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, सेम नहीं हुआ, वेरी रॉन्ग वेरी रॉन्ग वेरी रॉन्ग। देखें आप गलत पिक कर रहे हैं। कल मैंने इतना बड़ा कॉन्सेप्ट दिया और मैंने आपको ये कहा कि मैं इशूअर के पास जाता हूँ, वो मुझे बोलेगा मैं पैसे वापस नहीं दे रहा तुम्हें, मैंने तुमसे कितने साल के लिए लिए हैं? तो मैं उस पर आ रहा हूँ ना कि आपने वो कॉन्सेप्ट मिस कर दिया है, वो कॉन्सेप्ट मिस कर दिया है। मैंने आपको क्या कहा था, अगर मुझे इसको बेचना है, आई डोंट नीड टू गो टू द इशूअर, मैं मार्केट में किसी बंदे को पकड़ूंगा और मैं बोलूंगा कि भाई मुझे पैसे चाहिए, तुम्हें अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो तुम उसकी जगह मुझसे ले लो, वो तुम्हें सूद दे देगा। तो मैं क्या 3 साल तक रखा हूँ या बीच में फारिग कर रहा हूँ उसको? किससे कलेक्ट करने जा रहे हैं? नहीं, इशूअर ने कर दी, ये दी स्टार्ट में आ गई। 3 साल में रखना है, अब आगे किसको? मैं आपको यही तो समझाना चाह रहा हूँ, मैं इशूअर का वेट ही नहीं कर रहा ना, मैं किसी और इन्वेस्टर को पकड़ के अपनी सिक्योरिटी बेच दूंगा। किस में?
गलत बात नहीं। देखो आप इंटेंशन दोनों मिक्स कर रही हो। बिजनेस का कोर्स ही खरीदना बेचना, मैं अगले दिन बेच दूं। देखो वहां पे क्या था, वहां पे मकसद क्या था? लेट मी कंप्लीट प्लीज लिसन, सुनो। आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हो। आपने इससे पहले वाला जो केस मैंने सिखाया उसके अंदर आपने बड़ा फोकस होके, मैंने आपको बताया वहां पे इंटेंशन क्या थी, होल्ड टू कलेक्ट सोली प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, बट मैं बेच दूंगा। यहां पे मैं ये नहीं कह रहा, यहां पे मैं ये कह रहा हूं मेरा मकसद सूद कमाना है ही नहीं, मैं कभी भी बेच दूंगा। दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? हाँ, और प्रिंसिपल नहीं कमाएगा और इंटरेस्ट कमाएगा। ये कहाँ बोला था मैंने? प्रिंसिपल ओसीआई में बोला। तो मैंने ओसीआई में क्या आईआरआर निकाला था, आखिर तक लेके गया था, तो मैंने अमोर्टाइज भी किया था। इस वाले केस में जो आज मैंने शुरू किया, जो मैंने बयान किया, उस बयान करते हुए मैंने एक बात बोली, मुझे सूद कमाना ही नहीं है, मैं ट्रेडिंग करता रहूंगा। डू यू नो द स्पेसिफाइड पीरियड कि कब इसको बेच दोगे, किस लम्हे बेच दोगे? मैं इशूअर के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचो, अपने पर्सपेक्टिव से सोचो। यू आर इन्वेस्टर, आप इसको 3 सालों के लिए रखोगे, आपको पता है कभी भी बेच दोगे, कोई डिटर्मिनेशन नहीं है। डू यू नो द पीरियड ऑन विच टू अमोर्टाइज इट? नो, सेम वॉज नॉट इन ओसीआई। गलत बात। वहां पे मैं कह रहा था मैं रखूंगा आखिर तक, पर अगर बीच में कुछ लगा तो बेचूंगा। यहां पे ये नहीं है। इंटेंशन पे डिपेंड करता है ना मेरी बहन। नहीं, आपकी सोच गलत है ये। अगर मैं डे 1 पे सिक्योरिटी खरीद के बैठा हूं, मैंने डायरेक्टर से अप्रूव करवाया ना, यानी बातें नहीं। मैंने अगर आज अपने डायरेक्टर से अप्रूव करवाया ना, मैं सिक्योरिटी को फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे रखूंगा और कभी भी बेच दूंगा इसको, तो चाहे गेन हो चाहे लॉस हो, वो कहां जाएगा? दैट्स व्हाट वी हैव डन इन इक्विटी सिक्योरिटीज, राइट? तो और लॉस करना है मुझे या बेच दूं? एक मैंने ये अभी पीसी खरीदा ही है, सही है, ये बताओ आपके सामने, सही है, इसकी वैल्यू गिरती जाएगी, मैं पागल हूं रखूंगा? मैं कम नुकसान में बेच दूंगा। मतलब दिस इज द बिजनेस सेंस ना। मतलब ये तो यू आर नॉट गोइंग टू डिक्टेट टू द मार्केट कि आपको क्या करना है, ये तो बेवकूफी होगी भाई। अगर मुझे लॉस हो रहा है तो मैं रखे रहूं, और लॉस होगा निकाल दूं। मैंने मोबाइल खरीदे हुए, मोबाइल का भी काम करता हूं मैं, दोस्तों की दुकानों पे है मेरी, मेरे को लगता है कि भाई अभी और नुकसान होगा, मैं बेच देता हूं, नुकसान पे बेचता हूं। क्यों बेचता हूं नुकसान पे? ताकि और नुकसान ना हो। तो ये हम कौन होते हैं डिटरमाइन करने वाले? नहीं देखो, नहीं देखो, अभी दो चीजें मिक्स कर रहे हो ना। आप ये बोल रहे हो नुकसान पे क्यों बेचेंगे, आई एम प्रूविंग यू। तो यही मॉडल है, यही मॉडल है। अब मुझे बताओ, नहीं है ओसीआई में बेटा, नहीं है ओसीआई में। वो बोल रहा वहां पे फायदा होगा तो बेचूंगा, वहां पे बोल रहा फायदा होगा तो बेचूंगा। मेरी नीयत क्या है वहां पे? लॉन्ग टर्म है, वहां पे बेचने का नीयत ही नहीं है। बोला लॉन्ग टर्म है, अगर कभी हुआ तो बेचूंगा, दिल चाहा तो बेचूंगा। यहां पे क्या है? दिल ही यही है, बेचूंगा खरीदूंगा, बेचूंगा खरीदूंगा। तो मैं 2 दिन बाद बेच दूं, मैं 3 दिन बाद बेच दूं, मुझे एक बात है, अमोर्टाइज करने की नीड क्या है? स्टैंडर्ड खोलते हो ना आप, तो वो कहता है कि आप चाहो तो इसमें भी आईआरआर निकालो, पर आपको हर दिन फिर नया आईआरआर निकालना होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपने 25 दिन रखा, उसमें से कुछ बॉन्ड बेच दिए, फिर आपका आईआरआर क्या हो जाएगा? तो क्या हर साल यही करते रहोगे? तो आपके लिए आसानी पैदा की उसने, और आपके एग्जामिनर भी यही करता है। मैं तो एप्लीकेशन करवा रहा हूं ना पूरे पाकिस्तान में इसकी। तो हमने 2 मॉड्यूल्स हैं, हम तो क्लाइंट से पूछते हैं भाई बताओ आपको आईआरआर बार-बार चाहिए या एक ही? बोला नहीं भाई, फेयर वैल्यू टू पीएनएल में तेरी मेहरबानी, सिंपल अकाउंटिंग कर दे। क्योंकि मैं ट्रिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट्स करता हूं, कि ट्रिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट खरीदूंगा बेचूंगा, तो आईआरआर बार-बार क्या होगा? तो वो तो करना ही नहीं है ना। वो बोल रहा है, अच्छा मैंने कहा क्यों नहीं चेंज करना चाहते? उसने बोला भाई मुझे पता ही नहीं है मैं कब बेच दूंगा, तो मैं क्यों अमोर्टाइज करूं, मुझे कुछ अमोर्टाइज करने की नीड नहीं है। हाँ, इफ यू विश सो, फिर आप हर साल नया आईआरआर निकालें, उसकी अकाउंटिंग पे हर साल क्या होती रहेगी? चेंज। यू नीड टू कीप इट वेरी सिंपल, कि भाई जब मुझे पीरियड नहीं पता कि मैं कब बेचूंगा, तो मैं अमोर्टाइजेशन किस दिन तक की निकालूं। अच्छा अब यूं सोचो ना, आप सोच के बैठे हुए हो कि मैं अमोर्टाइज करूंगा पूरे 3 साल, बीच में आके आपने बेच दिया, तो आपका आईआरआर फिर क्या हो जाएगा?
तो वो ये अवॉइड करना चाह रहा है ना, वही कह रहा है नॉर्मल अकाउंटिंग करें, हम सिंपल क्या करें, कूपन पे इंटरेस्ट बुक करें, फेयर वैल्यूएशन करें, कहानी खत्म हो जाएगी, जब बेचना हो बेच देना। दोनों में ये फर्क है। उस वाले केस के अंदर मैं कह रहा था मैं 3 साल तक रखूंगा और अगर कभी दिल हुआ तो बेच दूंगा। इस बात में और ये कहने में कि मैं कभी भी बेच दूंगा फर्क है। मैं कह रहा हूं मैं बेचूंगा, मैं खरीदूंगा, मैं बेचूंगा, मैं खरीदूंगा। मैं इसमें मैंने अभी शुरू भी कहां से की थी क्लास, मैंने कहा मैं ये कह के शुरू कर रहा हूं कि मैं यहां पे बेच जानबूझ के नहीं रहा, क्योंकि मुझे आगे की अकाउंटिंग सिखानी है। कैसे आप कभी कंपनीज में जाएंगे तो उनकी इंटेंशन ये होती है कि मैं खरीदूंगा, बेचूंगा, खरीदूंगा, पर आप देखते हैं 2-2 साल से रख के बैठे हुए होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसकी नीयत गलत थी या नीयत अपनी जगह है, तो उसके हिसाब से वो अकाउंटिंग कर रहा है, क्योंकि उसको चाहिए कि मेरे सारे गेन लॉसेस कहाँ हैं, जल्दी बताओ, पीएनएल में। एक बंदा है बोल रहा भाई मैं शुरू से ही फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में आया हूं, तो वो क्या चाह रहा है, मेरे पीएनएल में हिट आनी नहीं चाहिए। और एक बंदा है वो बोल रहा है भाई मैं बेचूंगा ही नहीं, कभी रखूंगा ही आखिर तक, तो वो तो कह रहा है फेयर वैल्यू पे भी नहीं रखो, मुझे फेयर वैल्यू जितनी भी आसमान पे हो नीचे हो, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। पहले बताओ तीनों मॉडल्स में फर्क समझ आता है? यू नीड टू थिंक दैट वे। तो आपको लॉस वाली बात समझ आती है, सही है, चाहे फायदे पे बेचूं या नुकसान पे बेचूं, गेन और लॉस कहां जाएगा पीएनएल में, तो हमने वही सीखा। जी आप कुछ पूछ रहे थे जानी? सॉर्ट ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बिल्कुल ऐसा है, सही है ना। और इवन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी ना, जैसे बैंक्स होते हैं ना, बैंक्स तो काम ही इन्वेस्टमेंट्स है उनका, तो वो भी अपने 3 स्ट्रीम्स रखती हैं। वो बोलती हैं अगर पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड खरीदे मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से, तो उसमें मुझे रिस्क नहीं है, मैं लॉन्ग टर्म रखता हूँ। तो आप मुझे जल्दी बताओ लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, पर मैं वो शर्त है ना उस पर लॉन्ग टर्म रखेगा, पर अगर कभी दिल हुआ तो बेच देगा। अच्छा फिर उसने क्या किया हुआ है, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट रखे हुए हैं, खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है, फिर क्योंकि वो चाह रहा है इस स्ट्रीम से मुझे गेन लॉस दिखाना है, इस स्ट्रीम से मुझे गेन लॉस नहीं दिखाना। तो वो डिपेंड करता है उसके रिस्क एपेटाइट पे कि वो क्या चाह रहा है। तो जैसी इंटेंशन है वैसी अकाउंटिंग है। क्लियर है? ओके जी आप कुछ पूछ रहे थे? ये सिर्फ समझाने के लिए, ऐसा अलग वो एक साथ ही कर लो तो भी बात एक ही है। सुंदर लग रहा था ना, यही है। नहीं सच्ची मैं कुछ भी नहीं समझाना चाहता, मैं सिर्फ बताना चाहता कि देखो 2 रुपये कैपिटलाइज हुआ हुआ है, 0.2 कैपिटलाइज नहीं हुआ हुआ। तो जो 2 रुपये प्रीमियम कैपिटलाइज हुआ हुआ है ना, मैं ये समझाना चाहता कि 2 रुपये भी मैंने अमोटाइज नहीं किया, एक्सपेंस भी नहीं किया। गलत बात, नहीं, देखो ये 2 रुपये मैंने एक्सपेंस आउट किया या कैपिटलाइज किया हुआ है, सिर्फ अमोटाइज नहीं कर रहा। वाई? यहाँ पे अमोटाइजेशन का पीरियड मुझे पता नहीं है, तो वो पता है क्या कह रहा था, एक बेहतरीन बात समझिएगा इसमें। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो पहले ही निकाल दो। तो मैंने कहा फेयर वैल्यू पे तुम क्यों रिकॉर्ड करने को कह रहे हो, जो प्रीमियम है वो भी एक्सपेंस आउट करो ना। उसने बोला कोई भी चीज जब तुम खरीदते हो वो डे 1 पे फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है। एसेट भी खरीदते हो किस पे रिकॉर्ड होता है, जितने तुम्हारी जेब से गए। तो हम भी यही कह रहे हैं, वो भी यही कह रहा है। वो कह रहा है कि भाई आपने प्रीमियम जो पे किया ना, यू कैन नॉट एक्सपेंस इट आउट, यू नीड टू कैपिटलाइज, क्योंकि वो एसेट की कोई आपको बोले यार कितने का मिल रहा है ये डेट सिक्योरिटी, तो आप क्या 28 बोलोगे 30 बोलोगे? तो मैंने कैपिटलाइज कितने में किया। अब सवाल पैदा हुआ मैं उसको अमोटाइज करूं क्या करूं? उसने बोला कोई जरूरत नहीं है अमोटाइज करने की, क्योंकि यू डोंट हैव द डिफाइंड पीरियड जिस पे तुम आईआरआर निकालो, ये करो। अच्छा फिर अगर करना चाहते हो तो फिर तुम्हें हर बार आईआरआर क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। जब बेचोगे फिर नया आईआरआर, जब बेचोगे फिर नया आईआरआर, क्योंकि तुम्हारी चीजें चेंज होती रहेंगी। तो इस हैसल में पढ़ने की अच्छा क्या है, अमोटाइज ना करो, सिंपल अकाउंटिंग करो, कूपन से इनकम बुक करो, जो सामने वाला दे रहा है उसको पैसे ले आओ, कहानी खत्म। अभी इसकी एंट्री क्या बनेगी, सिंपल कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम, तो अमोटाइजेशन कहां गई, गेन लॉस है। अब देखो अब मैं कहां पहुंचा, यहां पहुंच गया 3 लाख पे। अब मुझे एक बात पता है, क्लोजिंग के ऊपर मेरे पास 3 लाख रुपए जिसके अंदर प्रीमियम कितना पड़ा हुआ है। अच्छा मैं कह रहा हूं मैं रख के बैठा हूं क्योंकि मुझे पता नहीं है किस लम्हे बेच दूं। तो अब जब मैं गया मार्केट में तो मैंने देखा यार मेरी सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी चल रही है, 299। अच्छा तो मैंने कहा यार तो मैंने जो प्रीमियम पे किया था उसमें कितने का नुकसान हो गया, 1000 रुपए का, तो मैं बुक कर लूंगा अभी। पीएनएल डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, वो नुकसान हो गया। अब जो आप बात कर रहे थे वो ये था, नुकसान हो गया, अब मैं बुक कर रहा हूं। अच्छा वैसे तो मेरे पास 3 साल का ऑप्शन है, मैं रखूं 3 साल तक, कोई इशू वाली बात नहीं है। पर अभी अगर देखूं तो मुझे कितने का नुकसान हो गया,
1000 रुपये का। और वैसे एक बात बताता हूँ, एक अच्छी बात, आपको तो ये डे 1 पे पता है कि 20,000 का तो आपको नुकसान ही है, आपको तो वापस ही नहीं मिलना है, हाँ या नहीं? आप तो इस चांस में लगे हुए हैं कि अगर अभी मैंने आज बेच दिया तो 1000 के नुकसान पे बेचूंगा, जिसको मैं ओवर द पीरियड अमोर्टाइज, क्योंकि मैं खुद कह रहा हूं मैं कभी भी बेच दूंगा। क्लियर है? चलिए ऑनलाइन में तो प्लीज बताओ, बात क्लियर है? मतलब प्रीमियम का एक्सपेंस बुक होगा, बिल्कुल बिल्कुल अभी होगा, अब होगा या ओवर द पीरियड होगा या जब जब फेयर वैल्यू आएगी तब देखते रहेंगे भाई नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, क्योंकि वी डोंट हैव डिफाइंड पीरियड। अच्छा, अगर फेयर वैल्यू 310 होती, हाँ तो भाई मुझे बताओ प्रीमियम का नुकसान तो और फायदा हो जाता। तो आप कहते हैं अच्छा भाई 3 लाख तो दिए हैं, अब 310 हो गई, इनकम बुक कर लेंगे, तो और वैल्यू क्या होती, और फिर वो भी पीएनएल में चली जाती। क्लियर है? चलें ओके, तो हमने ये कहा हम यहां पे पहले एंट्री बनाएंगे कैश डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कितने से बच्चों? 28,000, और हमने कुछ भी अमोर्टाइज नहीं किया। अच्छा, अब हमने कहा कि भाई एक और एंट्री बना दें सर, पीएनएल का लॉस डेबिट और इन्वेस्टमेंट कितने से? 1000 रुपए से। अच्छा, ओपनिंग कितना रखूं? कुछ भी रख लो, कुछ भी रख लो, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। इंटरेस्ट तो वही है, इंटरेस्ट तो फेस वैल्यू पे लगेगा ना। अच्छा, अब मैं आप सबसे पूछूं लॉजिकल बात बताना, इसके अंदर प्रीमियम कितना छुपा हुआ है? एक तरह से हमें प्रीमियम को अलग से नहीं दिखाना, ये सिंपल फेयर वैल्यू लॉस हो गया। बिल्कुल सही कह रहा है वो कह रहा है एक तरह से हमें प्रीमियम अलग नहीं दिखाना, ये फेयर वैल्यू लॉस हो गया, दैट्स इट। पर बैक ऑफ द माइंड पे मुझे लॉजिक है, ये नुकसान किसका हुआ है? प्रीमियम का, जो कि अब मुझे नहीं मिलेगा, तो लॉस बुक कर लिया मैंने। क्लियर है? अच्छा, और नहीं तो अभी अगर बेच देता तो मिल जाते ना, 19,000 तो मिल जाते ना, पर अब वो मैं क्यों खो गया? क्योंकि मैंने नहीं बेचा इसको। जब आगे तक लेके जाऊंगा तो मैं नुकसान भी बेयर करूंगा। वही वाली एग्जांपल कि अगर मैं आज इसको रख के बैठा हुआ, उसकी वैल्यू नीचे जाती रहेगी तो फिर नुकसान होता ही रहेगा। अब इट्स अपॉन योर रिस्क एपेटाइट कि आप कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हो। जब बर्दाश्त कर लोगे तो भाई रखो आखिर तक, फिर क्या मसला है? जब रखोगे आखिर तक, फिर अकाउंटिंग भी कब तक करनी है? आखिर तक। अगर यहीं बेच देता तो मैं 1000 का लॉस बुक करके 299 अपने घर ले आता, अकाउंटिंग यहाँ पे क्या हो जाती? खत्म हो जाती। वो यही तो कह रहा है, जब तुम्हें ही नहीं पता कि कब बेचोगे तो फिर उसको वैसे ही चलाओ, कोई अमोर्टाइज करने की नीड नहीं है। पहले बता दो ऑनलाइन वाले बच्चों, बात समझ आती है जल्दी से? जी जानी। तो वैल्यू कितनी हो गई? यस, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट को अलग नहीं रखना ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में अमोर्टाइजेशन बुक ही नहीं हो रही है, तो आप क्यों अलग रखोगे? सीधा सीधा चलाओ हिसाब किताब, तो कॉम्प्लेक्स करने की नीड नहीं है ना। जो वैल्यू है ओपनिंग में रख दो, सूद उस पर बुक होना ही नहीं है। सूद तो किस पे बुक होना है? जो एग्री हुआ है, और आप कुछ अमोर्टाइज। अच्छा, एक बात है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो पहले दिन पे फारिग हो चुकी है, एक्सपेंस आउट हो गई। प्रीमियम को हम कैरी कर रहे हैं, अमोर्टाइज किए बगैर, अमोर्टाइज किए बगैर फेयर वैल्यू पे कैरी कर रहे हैं। जो वैल्यू होगी वो देखेंगे, जो वैल्यू होगी वो देखेंगे, इससे आगे कुछ भी कहानी नहीं है। क्लियर है? चलें, अब मुझे बताएं मैं फिर क्या करूंगा। 28,000 ये हो गया, 28,000 ये हो गया, कितना बचा? 299। ये तो तब सबसे आसान यही है, सिर्फ समझना है कि फर्क क्या है तीनों मॉडल्स में। अच्छा, आप मुझे बताओ कि अब हम ऑल टुगेदर यहाँ अगर 283,400 पे क्या और नुकसान हो गया? तो आप कह रहे हैं 283,400 15,000। वो जरूरी नहीं है, वो तो खैर मैंने उसे समझाने के लिए बताया था। हाँ, अगर वो बनाना हो तो फिर तो आप प्लस करके, पर फॉर ये तो यही आ रहा है ना। अच्छा, ओपनिंग 299 या 3,000 रखें, बात तो एक ही है ना। अच्छा देखो, मैंने पता है क्यों 299 रखा, सुनना सुनना सुनना। ओपनिंग 3 लाख रखते ना तो फिर तुम कैरिंग अमाउंट निकालते अलग से, उस चीज़ को अवॉइड करो ना। तो मैं तो आपके लिए आसानी पैदा कर रहा हूँ, सीधा सीधा लेके आओ, कैरिंग अमाउंट आती रहेगी, वरना आपको फिर अलग कॉलम खोलना पड़ेगा जैसे OCI में कर रहे। तो मैं कह रहा हूँ उस चीज़ को अवॉइड कर लो, जो सिंपल मासूम सी वैल्यू आ रही है वो रखो, उसको आगे ले जाओ, वही वैल्यू बनती रहेगी। तो इससे पहले वाले में क्यों कर रहे थे? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अलग था, कैरिंग अमाउंट अलग थी, तो वो अकाउंटिंग अलग है, ये अकाउंटिंग अलग है। तो पहले बताओ असवद, बात समझ आती है? जल्दी से जानी, मतलब आई एम मेकिंग इट सिंपल, मतलब सिंपल रखो, कोई इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं डालो।
ओपनिंग में 3000 रखने में लॉस ज्यादा नहीं आ जाएगा, तो तभी तो कह रहा हूं ना ओपनिंग 3000 है ही नहीं भाई। अगर आप ओपनिंग रख लो 3000, यार मेरी भला से सूद कितने पे बुक करोगे? 28,000। फिर आप क्लोजिंग आओगे, क्लोजिंग आपके कॉन्ट्रैक्ट में 3 दिख रहा होगा, क्लोजिंग आपके कॉन्ट्रैक्ट में कितना दिख रहा होगा, पर आपकी असल कैरिंग अमाउंट वो नहीं होगी, आपकी असल कैरिंग अमाउंट फिर 299 होगी। तो मैं ये कह रहा हूं आपको इस डब्बे में 299 पार्क करने में मुसीबत क्या है? कुछ भी नहीं, 299 रख लो। पहले बता दो असरत, बात क्लियर है भाई? फिर रिपीट कर रहा हूं, 3 लाख रखो, क्लोजिंग भी 3 लाख आएगा, पर वो 3 लाख असल वैल्यू होगी नहीं, वो पुराना वाला लॉस भी तो है ना जो 1000 का है। तो आपकी असल कैरिंग अमाउंट है कितनी? 299, तो दिखाओ भी कितनी। तो वो सेंस नहीं बनता यहाँ पे। वो अमोर्टाइज कॉस्ट वाला और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाला अलग गेम है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल अलग गेम है, अकाउंटिंग अलग है, प्रेजेंटेशन अलग है, वो सारी चीजें अलग हैं। समझ गए? ओके। एग्जामिनर इसमें अलग अलग केसेस घुमाता है। ये सवाल भाई आज कराना है। क्या लिखा हुआ है नीचे? कितने नंबर का है? 3 और बोला क्या है उसने? ऊपर देखो, जून 2019 की एंट्री बना दो, 6 नंबर ले जाओ बस। हाँ, तो वो तुम्हें पता है वैल्यू कितनी दिखानी है पीएनएल से कितनी, तभी तो वो चार्ट बनाते हैं हम पूरा। सही है? एक ही टेबल से दोनों की वैल्यू निकल ली, कैरिंग अमाउंट निकाल लो, फेयर वैल्यू पे ले जाओ, आंसर आता रहेगा जी। यस, क्योंकि उसमें ओसीआई के इम्पैक्ट, यस, उसको इम्पैक्ट नहीं आने देते ना वहां पे, तो उसको अलग रखते हैं, उसको अलग रखते हैं। यहाँ पे तो हम कह रहे हैं कुछ अलग ही नहीं है, सब का सब कहाँ जाता है? पीएनएल में। तो आप सिंपल इंटरेस्ट बुक करें उस रेट से जो वो दे रहा है और अपनी अकाउंटिंग नॉर्मल लेके चलें, क्योंकि और कुछ अमोर्टाइज करने की आपको नीड नहीं है, नथिंग टू अमोर्टाइज इन दिस केस। क्लियर है? अच्छा, आप आगे बताएं। 15,000। अच्छा, पहले तो मैं नेगेटिव है, ओके। तो पहले तो कैश आप ले आए 28,000 रुपये का, इंटरेस्ट इनकम ले आए आप 28,000 रुपये की, ये हो गया। अच्छा, ये आपका ईयर 2 है। अच्छा, यहां पे एक और एंट्री बनेगी, लॉस डेबिट और इन्वेस्टमेंट 15,000। अच्छा, क्या ये बात कहना गलत है कि 16,600 आज तक मैं प्रीमियम गवा चुका हूं? और मैं मजे की बात बताऊं, अल्लाह की कसम आप वैसे भी गवाते पर अमोर्टाइज कर रहे होते, पर यहां पे आपकी नीयत ये है कि मैं कभी भी बेच दूंगा, तो मैं मुझे डिफाइंड पीरियड नहीं पता, तो इसलिए सही है, लॉस हो रहा है तो मार्केट का लॉस हो रहा है वो बियर करता रहूंगा, पर आखिर में तो वहीं पहुंचोगे जो एग्री हुआ है। अगर आखिर तक लेके गए तो 280 पे आओगे तो मार्केट कुछ भी नहीं कह सकती, मार्केट भी ये क्या कहेगी 280, तो अल्टीमेटली एक्सपेंस तो हो ही जाना है ना। अब चाहे आप अमोर्टाइज करें चाहे फेयर वैल्यू मेजर करें, बात एक ही है। पर वहां पे मुझे पता होता है कि मैं आखिर तक रखूंगा, यहाँ पे मुझे पता नहीं है कि कब तक रखूंगा, तो वो बोलता है जब जो लॉस हो वो बुक करते रहना, कहानी सिंपल रखो। क्लियर है? ओके। अब हमने कहा मैं ओपनिंग कितना रखूं, इंटरेस्ट कितना बुक करूं और पैसे कितने लेके आऊं, तो ये कितना आ गया? क्लियर है? फेयर वैल्यू कितनी है? 280। एग्जामिनर ना भी पता है तब भी हमें पता है 280। अच्छा, तो हमने कहा कि भाई 280 ये आ गया, कितना? अच्छा, वैसे इसके कॉलम को टोटल करो अगर, तो वही तो है, और होना भी यही चाहिए था, पर ये तो लॉजिक है हमारे पीछे दिमाग में कि ये तो होना तब चाहिए था जब मैं इसको कब तक लेके जाऊं, आखिर तक। क्लियर है? चलें, ओके। अब मुझे एक बात बताएं, ये हो गया ईयर 3 का हिसाब किताब। तो मैंने कहा कैश करेंगे डेबिट कितने से जानी, और इंटरेस्ट इनकम करेंगे कितने से? 28 से। पीएनएल का लॉस कितने से, और इन्वेस्टमेंट। अच्छा, आप ज़रा कैलकुलेटर निकालें, एक चीज़ सीखते हैं इधर, इस 28 को टोटल करें कितना आता है? 84,000
अच्छा, अब अगर मैं एनालिसिस बनाऊं तो 84,000 मेरी कमाई है, माइनस कर लिया, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी थी? अच्छा, ये अगर आप माइनस कर लें तो कितना आता है? और आप अगर अमोर्टाइज कॉस्ट पे होते तब भी इतना ही कमा रहे होते, क्योंकि अपसाइड गेन कोई बचा ही नहीं ना। अगर आप आखिर तक ले गए तो आपने जो एग्री किया था वही कमाया है। ये अपसाइड गेन्स तो कब आते हैं? जब आप कहीं बीच में बेच दें। तो वो बेचने की नीयत तो थी, अब बेचा नहीं, वो अलग बात है। तो मैं इसको कब तक अकाउंटिंग करके गया? आखिर तक। तो आखिर में तो वही कमाना है जो एग्री हुआ था। तो आप खुद बताओ, अगर आप अमोर्टाइज भी कर रहे होते तो बा खुदा ये 20,000 2,000 दोनों अमोर्टाइज होते हैं ना, अल्टीमेटली कहाँ पहुंच जाते? तो अभी भी आप किस पे पहुंचे हो, कैसे पहुंचे हो? 84,000 की इनकम, 20,000 का फेयर वैल्यू लॉस और 2,000 रुपए की, तो सबको नेट करो तब भी कितने कमाए? बात समझ आती है? पक्की बात है? ऑनलाइन वालों प्लीज बता दो, बात समझ आती है? बिल्कुल बुनियादी बात। डिस्पोजल नहीं है, मैंने फिर रीचेक किया, डिस्पोजल नहीं है। पर मैं सिर्फ एक दो सवालात करा दूंगा, एक आयारा सिखाऊंगा, एक दो सवालात करा दूंगा डिस्पोजल के तसल्ली के लिए, कि अगर उस दिन डिस्पोजल हो जाए तो क्या होता। क्लियर है? वो मैं करा दूंगा। सही है? ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्मेशन दे दो, क्लियर है जानी यहाँ तक बात? बिल्कुल। फेयर वैल्यू टू पीएनएल इज द इजीएस्ट थिंग ऑफ आईएफआरएस 9, बिल्कुल सिंपल है। क्लियर है? ओके, बेहतरीन है। अच्छा, आप ये तो चलो, ये तुम लोग कॉपी कर ही लोगे, ये पूरा तुम्हारे लिए। अब जरा यहाँ पे आते हैं कंडीशंस फॉर क्लासिफिकेशन। मुझे बताओ अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे कब आऊंगा? होल्ड टू कलेक्ट सोनली प्रिंसिपल एंड, वेरी गुड। अब देखो वहां पे भी यही है, बट विल सेल इफ प्राइसेस आर, तो दोनों में फर्क है ना। रखूंगा ये भी लॉन्ग टर्म, ये भी लॉन्ग टर्म, पर वो तो अगर तो कुछ हुआ, वो क्या है? वी डोंट नो द एग्जैक्ट मैच्योरिटी कि मैं कब तक रखूंगा, तो मुझे उसमें कुछ अमोर्टाइज करने की नीड नहीं है। सीधा सीधा एक्सपेंस आउट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, प्रीमियम अपने हिसाब से चलता रहेगा। मार्केट ऊपर जाएगी प्रीमियम ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगी प्रीमियम। और ये भी बात आपको बतानी चाहिए, जैसे जैसे मैच्योरिटी के करीब जाओगे प्रीमियम खत्म होता जाएगा, क्योंकि कोई बंदा आपको पैसे पे करने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसमें फिर पोटेंशियल ही नहीं बचेगा। क्लियर है? चलें, ओके। अब देखो, एक मैं वैसे समरी कराता था, कितने नंबर का सवाल है? सिर्फ 7। अब जरा ये देखो आखिर में क्या लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड करेक्टेड समरी इन द लाइट ऑफ आईएफआरएस। वो कह रहा है मैंने 3 मॉडल ऊपर दिए हुए और ये समरी बना के दी हुई है। तो मैं आप लोगों में से जिससे पूछूंगा ऑनलाइन वालों, आप ये मुझे देख के बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। पहले हम पहले कॉलम को देख लेते हैं। कौन से वाले को? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट को। अच्छा, अब मैं अगर वैसे पूछूं, यानी तुम बताओ, पहले में बिजनेस मॉडल सही लिखा हुआ है? तो ये गलत है? तो कैश फ्लो लिखा हुआ है ना, सोली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। एसपीपीआई का मतलब है सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। एसपीपीआई टर्म है आईएफआरएस 9 का, तो ये सही लिखा हुआ है। तो इसमें कुछ काटम पीटी करनी है? सही है? वापस से तो काट दिया ना। सही है, सही समरी बना रहे हैं हम। कह रहे हैं अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे होल्ड टू कलेक्ट आता है, यस। एसपीपीआई आता है, बिल्कुल आता है। सोली प्रिंसिपल पेमेंट एंड इंटरेस्ट, ये भी आपने बोल दिया मुझे। चलें, अच्छा, कैटेगरीज यहां पे डेट भी आ सकती है, इक्विटी भी आ सकती है। सिर्फ डेट आ सकता है, इक्विटी अमोर्टाइज नहीं होती है। बेहतरीन। तो सर आप ये कह रहे हैं इसको कटा दें, सही है? इनिशियल मेजरमेंट सही है, चलो ये आ गया। और ये सब्सिक्वेंट किस पे? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे, यानी इस पे कोई अब मसला नहीं है। चलो अगले पे आते हैं, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीए पे आते हैं। होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल, तो ये इसने यहां कर दिया था, वो वहां कर दिया था, तो हम यहां पे भी लिखते हैं एंड सेल। सही है? अच्छा, यहां पे कोई कंडीशन नहीं है? नहीं, एसपीपीआई है ना यहाँ पे भी, सोली प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। तो आपने यहाँ पे नहीं, देखो आपने बोलना मॉडल क्या है,
होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल, क्या सोली प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, तो वो पीछे ये ऊपर है ना, ये तो था होल्ड टू कलेक्ट सोली प्रिंसिपल एंड बट इफ सेल, तो ये वही तो उसकी अकासी है। चलें, वो आपसे ये पूछ रहा है कि भाई मुझे बताओ गलत क्या सही क्या है इसमें, तो हमने कहा भाई इसके अंदर क्या होना चाहिए, एसपीपीआई होना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर फेयर वैल्यू थ्रू उसी में सिर्फ डेट सिक्योरिटीज आती हैं, तो सर आप कह रहे हैं आप यहाँ पे इक्विटी भी चिपका दें। अच्छा, इनिशियल मेजरमेंट, तो फेयर वैल्यू देखो, फेयर वैल्यू के अंदर प्रीमियम होता है, फेयर वैल्यू के अंदर प्रीमियम होता है, तो उसमें तो मसला नहीं है। क्या इशू है, वेरी गुड वेरी गुड, तो हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को यहाँ पे डाल दिया। अच्छा, फिर वो कह रहा है सब्सिक्वेंटली किस पे रखूंगा, बोल रहा है फेयर वैल्यू में से ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस करके, बस फेयर वैल्यू पे रखते हो ना। देखो, आप एक कैरिंग अमाउंट निकालते हो, उसको किस पे ले जाते हो, तो सब्सिक्वेंटली तो फेयर वैल्यू पे रखोगे ना। रखते किस पे हैं, बोले सब्सिक्वेंट मेजरमेंट बताओ किस पे होगी, फेयर वैल्यू पे, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, अकाउंटिंग किस पे होनी है, फेयर वैल्यू पे। अब देखो एग्जाम हमने अभी पूरा सीखा, वो देखो जार्गन्स ऐसे यूज करता है कि बताओ सब्सिक्वेंटली किस पे रखेंगे, फेयर वैल्यू पे, सब्सिक्वेंटली किस पे रखेंगे। और आप याद करो मैंने कितना टाइम लगाया था सिर्फ ये समझाने के अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब होता क्या है, फिर अमोर्टाइज कॉस्ट से किस पे लेके जाते हैं, फेयर वैल्यू पे, तो वो ये कह रहा। चलो इंशाल्लाह आखिरी वाला, एसपीपीआई से फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ओ भाई हसन कह रहा है एसपीपीआई से फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में नहीं है, मैं बोल रहा हूँ एसपीपीआई फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में है ही नहीं, नहीं है ये बात समझ। वो कह रहा है एसपीपीआई से फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में नहीं है, अबे मैं कह रहा हूँ वहां है ही नहीं, वहां तो है ही नहीं। क्या हो गया भाई, कौन सी जगह सही है, बोल रहा हूँ वहां पे तो है ही नहीं, अभी तो सीखा, वहां पे मेरा मकसद इंटरेस्ट कमाना है ही नहीं, तभी वो कहता है हेल्ड फॉर सेल है। क्लियर है, ओके। अच्छा मुझे बताओ क्या ये पहला सही है, एसपीपीआई नहीं है, वेरी गुड, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हो। इक्विटी सिक्योरिटीज, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ओनली फेयर वैल्यू, लेस नहीं होता कुछ भी। अकाउंटिंग देख लो, तभी मैंने ये बोल ली थी ना सर सुंदर क्यों लग रहा है, इस वजह से था, ऐड नहीं किया मैंने, सिर्फ फेयर वैल्यू, सिर्फ फेयर वैल्यू 30 पे रुक गया, उसमें से कुछ भी माइनस, आपके सामने की बात है, तभी करवाया ये अलग से। क्लियर है, ये वजह थी इसकी कि मैं अलग से बताऊं कि फेयर वैल्यू ओनली, ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या कर दी मैंने, एक्सपेंस आउट, तो मैं कुछ लेस नहीं कर रहा, लेस कर रहा होता तो 30 भी क्या हो जाता, कम हो जाता, तो मैंने कहा ओनली फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहा हूं। क्लियर है। अच्छा अब मुझे बता दें सब्सिक्वेंट मेजरमेंट वो क्या कह रहा है, सही है, इसमें कोई पंगा नहीं है। तो पहले बता दो ऑनलाइन वाले बच्चों क्या बात समझ आती है जल्दी से, हाँ जी जल्दी से, यानी क्लियर है। अच्छा पहले बताओ ये क्लासिफिकेशन वाला समझ आया, 7 नंबर का क्या मुश्किल सवाल था, आसान है ना, फ्री के मार्क्स थे। ये वाला दूंगा होमवर्क, क्योंकि मतलब बिफोर वी स्टार्ट ऑडिट क्लास ये करके आना है, सही है, और ये 3-3 नंबर पूरे लेके आने हैं। पहला कौन सा मॉडल है, दूसरा कौन सा है, तो आपको पता है ना दोनों में फर्क क्या है, बस अपने हिसाब से करके आना, कल इसको देखते हैं। तो अभी आगे आएंगे ना जानू, अभी पहले ये तो कर लें कॉन्फिडेंस के लिए, सही है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, अल्लाह हाफ़िज़।